लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो हमारा पर्पज था आइसोलेट करने का। देखिए ये ऑलरेडी आइसोलेट है, ये ऑलरेडी आइसोलेट है और ये ऑलरेडी आइसोलेट है, तो तीन तो आइसोलेट है ना, केवल यही आपको कनेक्शन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ तक, तो इसको भी तो आइसोलेट करना पड़ेगा ना, जब बाकी के तीन आइसोलेट है। तो उसके लिए या तो हम इसको निकाल देते हैं या इसको निकाल देते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में तो रेजिस्टेंस का सीरियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेना क्या इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, और कुछ पूछना है फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर्वो सर्किट आते हैं। रिले बताने के लिए आप बोल रहे थे सर अभी? नहीं, पहले कैलिब्रेशन पूरा कर लें, ठीक है। ये भी कैलिब्रेशन का ही पार्ट है ना, पहले कैलिब्रेशन पूरा कर लें। तो कैलिब्रेशन अभी आपको बताए हैं, वर्साइन वैल्यू बता दिया आपको, वर्साइन रेशियो बता दिया और डेटम बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद है सर्वो करंट और सर्वो वोल्टेज, है ना, सर्वो प्रोटेक्टर। और ये मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कहीं लाल पेन से लिख लीजिए आप, ठीक है, कि आप लोगों की मेमोरी फिर जंग है सब लोग, लेकिन मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है आपकी, बार बार मेरे से मत पूछिए। ये जो कैलिब्रेशन आपको बता रहा हूँ मैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी मशीन की वर्किंग से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब सर्वो से रिलेटेड क्या कैलिब्रेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ सर्वो नल एडजस्टमेंट क्या है, सर्वो नल एडजस्टमेंट, सर्वो नल एडजस्टमेंट क्या कैलिब्रेशन है, E3 क्या है आपका, सर्वो नल एडजस्टमेंट, सर्वो नल एडजस्टमेंट। ये हाइड्रोलिक्स में बताया आपको, मैकेनिकल एडजस्टमेंट बताया अभी, सर्वो वाल्व हुआ आपका हाइड्रोलिक्स में। यस सर। नहीं सर, ये एडजस्टमेंट नहीं बताया है सर। नहीं, सर्वो वाल्व पढ़ा दिया है। हाँ सर। हाँ, मैं ये पूछा था सर्वो से रिलेटेड क्या बताया अभी आपको, इसका हो गया फंक्शन क्लियर हो गया आपको, सर्वो वाल्व का फंक्शन क्लियर हो गया है। नहीं सर, अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक, कोई बात नहीं, वो बताएंगे आपको। उसमें वो है उसका सर्वो नल एडजस्टमेंट, क्या है, सर्वो नल एडजस्टमेंट, सर्वो जीरो एडजस्टमेंट। तो सर्वो जीरो सर्वो नल दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, मैकेनिकल वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप और क्वालिफाई उनसे कर लीजिएगा और वो समझाते हैं तो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, जितना मेरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जो रिलेटेड है वो जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है, ठीक है। मैं दोनों चीज कवर कर रहा हूँ, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी, और लाइनिंग सर्किट से जो रिलेटेड है, ठीक है, वो उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब होता है कि चाहे आपने नया वाल लिया हो चाहे पुराना वाल लिया हो, चाहे नया वाल लिया हो चाहे पुराना वाल लिया हो, तो उसका जो पोर्ट होता है वो अगर सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है, मतलब पहले तो नल एडजस्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग रिफर करते हैं वो होता है आउटपुट विदाउट इनपुट, आउटपुट विदाउट
इनपुट, कि हमने कोई और इनपुट नहीं दिया है फिर भी हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यही होता है सर्वो वाल्व के केस में। सर्वो वाल्व के केस में क्या होता है कि हमने कोई इनपुट नहीं दिया है और हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये मतलब आपके सिलेंडर में मूवमेंट हो रहा है, जो लाइनिंग सिलेंडर है उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी हमने ये 0 है लेकिन फिर भी आपका सिलेंडर जो है लेफ्ट या राइट वो मूव कर रहा है। ये होता है जैसे आपका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये जो पुराना है उसी में दिक्कत आएगी। अगर कोई नया सर्वो वाल्व बिना प्रॉपर टेस्ट हुए अगर कई बार सप्लाई हो जाता है तो उसमें भी होता है। तो एक तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नया सर्वो वाल्व है तो परफेक्ट रहेगा। तो कई बार एक्सपीरियंस के बेस में मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नए सर्वो वाल्व में भी नल डिस्टर्ब मिलता है। ठीक है, तो नल डिस्टर्ब मिलने के क्या सिम्टम्स होंगे, तो सिम्टम्स पता होना चाहिए आपको पहले। तो कैसे आप जज करेंगे कि भाई मेरे सर्वो वाल्व का नल डिस्टर्ब हो गया है, क्या हो गया है, 0 डिस्टर्ब हो गया है, तो कैसे पता लगेगा आपको। और ये जो प्रॉब्लम है या तो बिल्कुल नया सर्वो वाल्व आपने बदला है तब भी हो सकती है, या मशीन पुरानी हो गई है तब भी ये सिम्टम्स आपको मिल सकता है। इसमें क्या होगा, ये ट्रॉली है सपोज आपकी, अब ये लॉक हो चाहे ट्रैक पे हो, सपोज ये लॉक किया हुआ है आपने, तो आप अगर देखेंगे कि एक ट्रॉली हमेशा भागी रहेगी लेफ्ट साइड या राइट साइड। जो लोग अभी पता नहीं आप लोगों ने कितना काम किया है मशीन पे या पुरानी मशीन पे, नहीं किया है तो आप जा करके देख लेंगे। अगर किसी पुरानी मशीन पे आप चले गए और उसमें सर्वो का नल डिस्टर्ब मिला आपको, तो आप देखेंगे जो ट्रॉली लॉक है, मशीन पूरी लॉक है और अभी काम करके आई है। अभी ये ट्रॉली सेंटर में थे, समझ लॉक कंडीशन में थे, लेकिन 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे ये ट्रॉली क्या हो जाती है, लेफ्ट या राइट साइड भाग जाती है बाहर। नॉर्मली इसको ट्रैक भी होना चाहिए ऐसे, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, यही पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक ट्रॉली हमेशा ट्रैक से थोड़ी बाहर निकली मिलेगी आपको, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर में तेल जा रहा है। पुरानी मशीनों में तो कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें से जो मेजर कारण है वो सर्वो के नल डिस्टर्ब का होता है, कि सर्वो से तेल लीकेज होकर के आपका सिलेंडर में जाता रहता है। ठीक है, तो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस के लिए और दूसरा इलेक्ट्रिक, और इससे दिक्कत क्या होगी कि ये कंप्लेन करेगा कि एक तरफ तो लाइनिंग भागती है, ज़्यादा स्लो होता है जितना चाहिए, और एक तरफ जितना चाहिए उससे कम होता है। ये प्रॉब्लम PWI आपको बताएगा कि एक तरफ जितना एरर था उससे ज़्यादा स्लो हो रहा है, और एक तरफ जितनी एरर आपकी मतलब फिनिश होनी चाहिए थी, एक एरर छूट जाती है। तो ये सिम्टम्स आपको होते हैं। वैसे तो जैसे जो सिम्टम्स मैंने बताया ये आपको पता लग ही जाएगा, एक दिन में तो होगा नहीं है आपको, जिस दिन भी होगा उस दिन पता लग जाएगा कि मेरी ट्रॉली एक तरफ भाग गई, और आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भैया एक तरफ तो लाइन ज़्यादा भाग रही है और एक तरफ कम भाग रही है। ये जो सिम्टम्स हैं, ये दोनों सिम्टम्स आपके, चाहे वो इलेक्ट्रिकल नल डिस्टर्बेंस हो या मैकेनिकल नल डिस्टर्बेंस हो, दोनों का सिम्टम्स यही होता है सर्वो वाल्व का। ठीक है, तो अब इसका रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है। सर्वो वाला आपको पूरा दिखाएंगे, उनके पास सब है पूरा इसका ग्राफिकल। तो ये सर्वो वाल है, ये क्या है, ये सर्वो वाल है। तो सर्वो वाल में ये टॉर्क मोटर होता है। क्या होता है, टॉर्क मोटर। अगर केवल मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है तो ये आपके एलन स्क्रू होते हैं, इनको एडजस्ट करके मैकेनिकल डिस्टर्बेंस करते हैं। मतलब ये आपका जो मूवमेंट है ये स्टॉप हो जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट जो इधर का भी डिस्टर्बेंस है
ये मैकेनिकल, इसमें ये एलन स्क्रू होते हैं, एलन बोल्ट होते हैं, इनको एडजस्ट करके मैकेनिकली जो नल डिस्टर्ब हो गया है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर का स्पूल है। ठीक है, ये इसका टॉर्क मोटर है, ये इसका यहाँ कॉइल होता है, सॉरी सप्लाई होती है। तो टॉर्क मोटर लेफ्ट या राइट जो भी डिफ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंगली ये आपका लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट, ये टॉर्क मोटर है। और ये जो नल डिस्टर्बेंस वाला जो होता है वो इधर होता है, इससे एडजस्ट कर सकते हैं मैकेनिकल। तो आप रोहित जी से पूछ लीजिएगा मैकेनिकल कैसे इसको करेंगे, वो लैब में भी है, अगर वहाँ आपको लैब कराते हैं तो वहाँ पूछ भी सकते हैं, वहाँ सरुवाल भी रखा हुआ है, इसको कैसे करते हैं। तो ये तो मैकेनिकल एडजस्टमेंट हुआ। ये कट मॉडल है, आप अगर खोलेंगे तो ऊपर के कवर में नजर आएगा, ये कट मॉडल है, ये अंदर का आपको नजर नहीं आएगा। ये तो कट मॉडल है इसलिए आपको ये अंदर का नजर आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी लैब में भी मैंने दिखाया था आपको, ऑस्ट्रिया की लैब का कलर में था। बाकी सर वाला कट मॉडल है, और ये मैंने ये भी बताया था आपको, ये बहुत ही प्रिसाइज वाल होता है, और ये आपका जितना भी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग है और एरोप्लेन नेवी सब जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रिसाइज वाल होता है। तो ये तो मैकेनिकल हुआ, तो सर्वो मैकेनिकल वाल हुआ। अभी ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर इसका आगे का इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन बताएंगे। एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सर्ववाल का इलेक्ट्रिकल नल एडजस्टमेंट होता है वो कैसे होता है, बेसिकली वो पीसीबी के अंदर होगा। मैकेनिकल आपने देख लिया, वो सर्ववाल के अंदर ही होता है नल एडजस्टमेंट, एलन बोल्ट के द्वारा होता है। अब जो सर्वो का इलेक्ट्रिकल नल एडजस्टमेंट होता है वो आपका इससे होगा, पोटेंशियोमीटर पी से होगा। बॅ काय म्हणतोय बॅ दही आणि केळीची चिप्स आण इलेक्ट्रिकल कैसे होता है ये आपका कैलकुलेशन में भी जाएंगे, और नोट्स जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है आपका क्या प्रोसीजर है एक्चुअली। तो इसमें देखिए लिखा होगा आपका सर्ववाल, ये सर्ववाल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका क्या मीनिंग है। केळी चिप्स मोठा वाला पॅक तो सर्ववाल का जो मैकेनिकल होता है वो सर्ववाल के अंदर होता है, और इलेक्ट्रिकल होता है पीसीबी के अंदर होता है, तो आपको बताया गया। तो कैसे करते हैं अब ये देखिए आप। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपका सारे इनपुट आपने जीरो कर लेंगे, सारे इनपुट आप जीरो कर लेंगे, और जो सर्ववाल का कपलर होता है उसको हटा देंगे। सर्ववाल का जो इलेक्ट्रिकल कपलर होता है उसको आप हटा देंगे। क्या स्टेप है, जो सर्ववाल का जो इलेक्ट्रिकल कपलर है वो आपने उसको क्या किया, हटा दिया, मतलब रिमूव कर दिया। सर्ववाल का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहेगा, और सारे इनपुट जीरो रहेंगे, सारे इनपुट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। और ये इंश्योर कर लेंगे कि जीरो है या नहीं है, तो अभी गैलन जो रहेगा वो जीरो पे आ जाएगा। अगर सारे इनपुट जीरो हैं, सारे इनपुट जीरो हैं और सर्ववाल का इलेक्ट्रिकल कपलर हटा हुआ है, तो ये आपका जो गैलोमीटर है जीरो पे होना चाहिए। जब ये जीरो पर है तभी आप ऑटोमेटिक लाइनिंग परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोमेटिक लाइनिंग, ऑटोमेटिक लाइनिंग परफॉर्म करेंगे, तब सिलेंडर में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
है ना। और जो ये सर्वोवाल करंट इंडिकेटर ये है, ये 0 पे ही रहना चाहिए, इसमें भी लेफ्ट या राइट कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, और जो सिलेंडर है आपके उसमें भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्वोवाल इलेक्ट्रिकल परफेक्ट है, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना तो इसमें होगा, ना इसमें होगा, और ना ही सिलेंडर में होगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सारे इनपुट 0 है, इंस्पाइट ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0 है, इंस्पाइट ऑफ दैट आपका ये लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। तो आप उसको किससे करेंगे? P3 से आप P3 से कब तक करेंगे? जब तक कि आपका डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। ठीक है, मतलब आपका ये इलेक्ट्रिकल है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई 0 है, इनपुट सिग्नल 0 है, तो आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो अगर वो इस तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, करंट ट्रांसफर कर रहा है सर्वोवाल को, डीसी सप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस है। उस इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस को हम बैलेंस करते हैं बाय दिस पोटेंशियोमीटर P3। ये P3 पोटेंशियोमीटर है ताकि वो चीज हो। ये इलेक्ट्रिकल नल एडजस्टमेंट। अब इसके बाद सर्वो का एम्प्लीफिकेशन और करंट हम सेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये क्या ऑपरेट करेंगे आप? मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या मैनुअल लाइनिंग राइट ऑपरेट करेंगे? मैनुअल लाइनिंग राइट या लेफ्ट ऑपरेट करेंगे? ये वाला जो स्विच है, नल एडजस्टमेंट के केस में क्या था? ऑटोमेटिक लाइनिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है हमको? मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या मैनुअल लाइनिंग राइट। जैसे इसमें कई बार दिखा चुका हूँ आपको, मैनुअल लाइनिंग राइट लेफ्ट और राइट का स्विच होता है ना, ये वाला देखिए स्विच देखना है, और ये आपको दिखा चुका हूँ कई बार। ये वाला स्विच है, ये मैनुअल लाइनिंग राइट, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट। इधर भी करें चाहे इधर करें चाहे इधर करें। उस केस में या आप ये करते हैं, तो ये जो करंट है, करंट ये सभी तो 0 है, लेकिन जब आप लेफ्ट या राइट करेंगे, तो जैसे करंट अभी सपोज सेट कर रहे हैं, आप करंट कर रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्शन जो है, देखिए ये 15 मिली एम्पियर आ जाना चाहिए। इसमें 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम दिखाया गया, लेकिन जो करंट है वो 15 मिली एम्पियर है। ये बताया था मैंने आपको सर्वोवाल की वोल्टेज और करंट। तो मशीनों में जो लगा रहता है 15 का ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन लगा रहता है, इसमें 20 दिखाया गया है। तो 20 अगर दिखाया जाए तो ये 15 रेडियो दिखा रहा है। आप अगर राइट साइड करेंगे तो इधर जाएगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो इधर जाएगा। अगर ये 15 मिली एम्पियर का स्केल होता तो फुल स्केल दिखाता, यहाँ दिखाता या यहाँ दिखाता। अगर ये कम दिखा रहा है, 15 से अगर कम दिखा रहा है, तो फिर ये P1 से आप एडजस्ट करेंगे। जैसे एडजस्ट करेंगे P1, तो P1 चूंकि मैक्सिमम करंट कितनी है आपकी? 15 मिली एम्पियर है ना। तो 15 मिली एम्पियर अगर है, तो आप जो मैक्सिमम करंट देते हैं, कि जब मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या राइट करते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज सुपर इम्पोज होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट ही जाएगा, लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो आप चाहे लेफ्ट करें चाहे राइट करें, कोई करंट को अगर आप 15 एम्पियर ये कम है सपोज, तो आपको इससे एडजस्ट P1 से एडजस्ट करें। अब अच्छा P2 से क्या करते हैं हम? स्पीड, सर्वोवाल की स्पीड। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व, अगर आप किसी दूसरी मशीन पे अगर आपने काम किया है, तो आप देखेंगे कि इस मशीन की जो स्पीड है लाइनिंग की, वो स्लो है। इस मशीन पे आपके सपोज नई मशीन पे थे आप पहले, उसकी स्पीड ठीक थी लेफ्ट या राइट, लेकिन आप किसी पुरानी मशीन पे आ गए, आपको लग रहा है कि स्पीड कम है। तो स्पीड के कई कारण हो सकते हैं। पुरानी मशीनों में केवल एक कारण नहीं होगा, इंटरनल लीकेज हो सकता है, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, सिस्टम प्रेशर ही पूरा नहीं है, तो लाइनिंग भी स्लो होगी, लिफ्टिंग भी स्लो होगी, टैंपिंग भी स्लो होगी। लेकिन आप देख रहे हैं लिफ्टिंग सही है, स्पीड सही है, टैंपिंग की स्पीड सही है, लेकिन लाइनिंग की भी कम है।
तो लाइनिंग की कम है, तो इसका मतलब फिर वो पर्टिकुलर सर्किट का इश्यू हो गया। अब सर्किट में भी, पर्टिकुलर सर्किट में भी दो कारण हो सकते हैं, सिलेंडर की अपनी इंटरनल लीकेज है ना, और वो हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि सिलेंडर कितना पुराना है, और सर्वो वाल्व की भी इंटरनल लीकेज, वो मैकेनिकल कैलिब्रेशन ऑलरेडी आपने कर लिया है, तो थोड़ा पहले आपने दूर कर दिए। और उसके बाद करंट, तो करंट एडजस्ट करेगा, सॉरी गेन, जो गेन है मतलब करंट भी आपने कर लिए, एक करंट था, लेकिन करंट तो आपने पहले कर लिया 15 मिली एम्पीयर कर दिया आप। अब उसके बाद जब फिर भी बस स्पीड कम रहती है, तो आप ये P2 से इसका गेन एडजस्ट करेंगे, P2 से आप इसका, तो ये आपके सर्वो से रिलेटेड कैलिब्रेशन है, नल एडजस्टमेंट और करंट। नॉर्मली इसको और इसको ही कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है, P3 और P1, ये कम जरूरत पड़ती है। P3 कर लिया, P1 कर लिया, उसके बाद भी स्पीड का कोई इशू रह जाता है तो P2 से आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर उसमें हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी इसकी सिस्टम प्रेशर की, हाइड्रोलिक प्रेशर की, तो P2 से कंपलसेट हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम है तो फिर करंट तो आपने मैक्सिमम कर ली ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P3 नल एडजस्टमेंट है, P1 आपका करंट है, और ये P2 स्पीड, तो ये गेन है बेसिकली इसका। तो इस सर्वो सर्किट में 3 पोटेंशियोमीटर है, P1, P2 और P3। तो लाइनिंग की जो परफॉर्मेंस है ना, इससे इस पर डिपेंड करती है। तो सर्वो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कैलिब्रेशन के बाद इसको आप